से अपना सामान खरीदते हैं। तो यही काम अगर हम इसको बोलेंगे ये कार लेके जाएगा, हमें वो सामान लेके देगा। तो जितने भी हमारे डेली के टास्क है जो हम बार बार करते हैं, जिसमें हमारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है, वो हम बॉट को देंगे और ये हमारे रिडंडेंट टास्क जो बार बार करने वाले टास्क है उनको करके हमारे लिए रख देगा। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आजकल आप लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में नहीं बहुत ज्यादा सुना होगा, और जिसने नहीं सुना है प्लीज वो भी इसको ट्राई करें। सो हम जब गूगल पे कोई भी चीज डालते हैं, किसी भी चीज का मतलब जानना चाहते हैं, वो हमें इजीली मिल जाता है। तो जो चैट जीपीटी है ये उससे भी एडवांस एक सॉफ्टवेयर है। ये एक रोबोट है जिससे हम बात कर सकते हैं। तो जब आप गूगल पे जाके लिखते हो चैट जीपीटी, तो ये आपको ओपन एआई के पेज पर ले जाएगा, और वहाँ चैट जीपीटी से आप जो भी बात करना चाहते हो, आपको कोई ईमेल लिखवाना है, कोई पोएट्री लिखवानी है, कोई गाना लिखवाना है, फॉर दैट मैटर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको हेल्प चाहिए, किसी चीज की नॉलेज चाहिए, तो वो सारी चीजें चैट जीपीटी पे अवेलेबल है। और ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट है। उसके बाद आप लोग थर्ड स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमारी ही वेबसाइट का एक रोबोट है, जिसमें होता क्या है, किसी भी वेब पोर्टल पर हम जाते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वहां नीचे पॉपअप आ रहा होता है, मैसेज आ रहा है या चैट विद अस, गेट इन टच। तो ये है क्या? ये बेसिकली आपके रिस्पॉन्सेज को गैदर करके बैक एंड पे टीम को दे रहा है। तो ये भी एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हम कई बार कहते हैं कि हमें ऑटोमेटिक मैसेज आया या ऑटोमेटिक रिप्लाई आया है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें जो चीज बहुत दूर लग रही है, वो कहीं ना कहीं हम डेली बेसिस पे उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब उस इंटरेक्शन का हमारे प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन है, हम उसको स्टडी करेंगे। अब इस स्क्रीन को देख के प्लीज ये ना सोचें कि ये बहुत डिटेल में है, सिर्फ एक सिंपल सी बात है। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जिसको ऑपरेट करने के लिए, जिससे हमें रूबरू होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत है। मेटावर्स को चलने के लिए इंटरनेट चाहिए, लेकिन अगर हमें उसको यूज करना है तो हमें कोई ना कोई स्मार्ट डिवाइस चाहिए, चाहे वो हमारा फोन है, चाहे वो हमारे हाथों में डलने वाले कप्स हैं जिससे हम ऑपरेट करते हैं मेटावर्स को, कुछ चीज टच करते हैं या किसी चीज को कहीं उठाकर रखते हैं। सिमिलरली जो मेटावर्स में चाहे पे जाना है, चाहे इसी दुनिया को और वर्चुअल दुनिया को कनेक्ट करना है, क्या मुझे वीआर डिवाइसेस की जरूरत नहीं है? क्या मुझे 3D इंजन्स की जरूरत नहीं है जिससे मुझे वो दुनिया दिखे भी और मैं उसको एक्सपीरियंस भी कर पाऊं? तो वो जो डिवाइसेस हैं या पहले क्या होता था, रोबोट बन जाते थे, वो बिक जाते थे, वो हमारा काम कर रहे थे। लेकिन अब अगर उस टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों ने एक फाइनेंस का जरिया बना लिया जहां से हमें पैसा जनरेट होगा और वो भी लॉन्ग टर्म तक जनरेट होता रहेगा, तो उसके लिए उसकी डेवलपमेंट और जरूरी हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ी। और अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इसको इजीली एक्सेस कर। और उसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हमने मेटावर्स में क्या ऐसा देखा कि हमें उसकी जरूरत है। सबसे पहली चीज, हम मेटावर्स में वो चीज बिल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और वेरियस वर्चुअल वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, ये पर्टिकुलर पर्सन, ये जो बंदी है, ये हो सकता है कि एक आर्किटेक्चर की स्टूडेंट हो जो अपने ब्लूप्रिंट्स को मैनेज कर रही है, क्रिएट कर रही है या एक गिवन स्पेस में यूज करके देख रही है। तो ये ऐसी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर सकते हैं इजीली, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन आइडिया एंड इम्प्लीमेंट इट। Metaverse will provide exceptional opportunities for studying.
आपको कुछ पढ़ाई करनी है, किसी एक इवेंट के बारे में पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप सर्जरी करना चाहते हो, ऑर्गन्स को अच्छे से समझना चाहते हो, तो मेटावर्स आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाके देता है जहां आपको रियल लाइफ एक्सपेरिमेंटेशन को छोड़कर आपको इन डेप्थ स्टडी करने का मौका मिलेगा जस्ट यूजिंग दीज डिवाइसेस. It can be used to conduct meetings, trade in marketplaces for virtual goods, among other things. हमें भी पता है, आपको भी पता है, आप ऑलरेडी एक मेटावर्स में जाकर देख चुके हैं, और अगर हमें वहां रोज जाने का मौका मिले और वहां शॉप करने का मौका मिले तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एडेड बेनिफिट है, और ये आज की रियलिटी भी बन चुका है. People can design their avatars, participate in numerous activities, learn about cryptocurrencies, and purchase virtual real estate. तो रियल एस्टेट वैसे भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन विद द गिवन अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड इन इट, कहीं ना कहीं इकोनॉमी का सही होना इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और जिस हिसाब से वॉर लग जाती है, कभी कुछ ना कुछ सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो तब क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमीज गिर जाती हैं, इकोनॉमीज कमजोर हो जाती हैं. कमजोर इकोनॉमीज हमेशा रिसेशन की तरफ हमें मूव करती है. तो अगर हम इंडिया को पिक्चर से निकाल दें, इंडिया इज ऑलवेज अ ग्रोइंग कंट्री, और आज की डेट में इंडिया इज सब्सटैंशियली ग्रोइंग कंपेयर टू ऑल अदर नेशंस. तो अगर मैं किसी और कंट्री की बात करूं तो हर कंट्री में रिसेशन आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, एक्सेप्ट फॉर इंडिया, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इसमें लोगों के पास जितना पैसा है वो कहीं ना कहीं अब टेक्नोलॉजी की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया, और जो बाकी देश है वो कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ की नीड्स मीट करने के लिए भी स्ट्रगल करें. तो क्यों हम ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें जिनको इकोनॉमी से मतलब नहीं, जिनको सिर्फ मतलब है उनके यूज केस सिनेरियो. तो अगर आज सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, मैं तब भी मेटावर्स टेक्नोलॉजी को एक रूम में बैठकर एक्सेस कर सकती हूँ. तो अगर उस एक्सेस से मुझे फंड जनरेट हो रहा है तो वो भी उसका एक यूज केस है. You can also utilize this real estate to make artwork, games, sequences and other things. अगर आज मेरे पास एक रियल एस्टेट, एक वर्चुअल रियल एस्टेट में एक प्लॉट है जिसपे मैं अपना घर या अपना ऑफिस या अपना शोरूम बनाना चाहती हूँ, तो उस शोरूम को मैं किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकती हूँ, उसमें मैं कितना भी पैसा खर्च कर सकती हूँ, या हो सकता है मैं उसमें अलग अलग टाइप की NFTs को परचेज करके वहां एज अ डेकोरेशन डाल दूँ. अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हो सकता है कि मैंने वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव NFT को खरीदा और उसको वहां पर डिस्प्ले किया. तो उससे क्या होगा, जितना भी क्राउड वहां घूम रहा है उसको पता है कि ये NFT बहुत ज्यादा महंगी है, और अगर इस पर्टिकुलर पर्सन के शोरूम में लगी है यानी कि ये लग्जरी शोरूम है, तो मैं अपनी मार्केटिंग किसी भी तरीके से वहां कर सकती हूँ. सो दिस इज हाउ वी यूज इट. आगे देखते हैं. तो ये आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से अवेयर है कि हमें किसी भी रियल एस्टेट में जाना है तो अपना एवेटार क्रिएट करना है. एवेटार क्रिएट करने के बाद लेफ्ट साइड में एड्रेसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स के, तो उन पर हमें जाके टैप करना है और हम डायरेक्टली उस एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं. सिमिलरली आप ये दो पिक्चर्स में सिमिलैरिटी देख रहे होंगे कि ऑफिसेस जो है वो बड़ी बड़ी रूम्स या बड़े लैविश की जगह बहुत स्मॉल और बहुत ही सिंपल हो चुके हैं, बिकॉज जो हमारी विजन है या जो हमारी क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी है वो इंस्टेड ऑफ फिजिकल स्पेस वो हमारी मेटावर्स से आ रही. तो जो डिजाइनिंग मैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स पे या बहुत सारी चीजें यूज करके कर रही थी, वो मुझे सिंपल एक गैजेट के अंदर ही मिल जाती. सो it is saving me a lot of space, it is saving me a lot of paperwork and saving me a lot of place over there. हम बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, हम एक्सपोज करते हैं, हम कई बार बहुत सारी सेलिब्रेशंस या लॉन्चेस करते हैं. तो जो हमेशा कंपनीज जो हैं उनको एक वेट रहता है कि 1 साल बाद हमारा ये इवेंट आएगा या 2 साल बाद हम ऐसा कुछ करने वाले हैं. तो मेटावर्स के आने के बाद जब हम सब उसको कस्टम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये इवेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाएगी. नो डाउट जो फिजिकल इवेंट होता है वो बहुत बेटर होता है, बहुत लाइफ स्केल पे होता है, लेकिन अगर हम साल में एक अच्छा बड़ा फिजिकल इवेंट और 3 से 4 मेगा इवेंट्स मेटावर्स पे भी करते हैं तो बेसिकली जो हमारी कम्युनिकेशन है या हमारे जो इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी.
और हम इजीली एक दूसरे से मिल पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेटा के किसी एक बड़े इवेंट में हम बहुत सारे स्टार्स को भी मिल पाए, या हम इलॉन मस्क से मिल पाए। जो चीज हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, हो सकता है कि वहां पर वो करनी बहुत ज्यादा आसान है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अब हमने सीखा कि उसके यूजेस क्या है, वो कहाँ कहाँ मेटावर्स को हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा है उस पर लगा हुआ वर्थ है। लेकिन हमें उसकी जरूरत क्या है? तो फर्स्ट क्या है, इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स या ब्लूप्रिंट्स नाउ मेड इजियर विद मेटावर्स। अभी आज की डेट में हम कुछ ऐसा इंजीनियरिंग मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। आप में से जो लोग भी इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा कहीं ना कहीं कि किसी भी चीज को या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसको पहले डिजाइन किया जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या वो फिजिबल डिजाइन है, क्या उसको सपोर्ट की जरूरत है या व्हाटएवर। तो उन चीजों पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है जब हम उसके मटेरियल को मंगवाते हैं, ट्राई करते हैं। और सोचिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग बनाने के बाद अगर वो चीज गिर जाए तो आपकी टाइम, कॉस्ट और हर मेहनत का जो है वो इट्स ऑल वाइट वॉश्ड। तो इस पर्टिकुलर मेटावर्स में हम ये यूज कर सकते हैं कि हम किसी भी बिल्डिंग का कैसा भी डिजाइन उसको यूज करके देखें, बनाकर देखें, और उससे क्या होगा हम रियल लाइफ में उस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के बाद ला सकते हैं। बिजनेसेस कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्चुअल इवेंट्स। आज मुझे अपनी मार्केटिंग करनी है, किसी स्पेसिफिक टारगेट वाले लोगों के ऊपर करनी है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक गैजेट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मार्केट में, कोई एक अच्छा आईपैड इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन उस आईपैड के लिए मुझे चाहिए कि सारे यंगस्टर्स उसको खरीदें। तो मेरे लिए ये आसान है कि मैं फिजिकल मार्केटिंग करूं, पैम्फलेट छापूं, पैसा खर्च करूं, फिर जाऊं, या मैं मार्केट ये मेटावर्स में जाकर अपने प्लॉट पे सबसे बड़ा बैनर लगा दूं और लोगों को वो विजिबल हो, लोग वहां आ सके और उसको देख सके। तो मेरे लिए जो मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी। कंपनीज कैन एडवर्टाइज एंड सेल देयर गुड्स। तो सैमसंग ने जैसे ही डिसेंट्रलैंड पे अपना ऑफिस क्रिएट किया, उन्होंने सिमिलर ऑफिस यूएस में विद सेम एड्रेस क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्राउड उनका मेटावर्स पे आ रहा था उसको संभालने के लिए उनको एक स्पेशल ऑफिस क्रिएट करना पड़ा। तो दिस इज हाउ यू कैन मार्केट योर गुड्स। इंट्रोड्यूसेस अ न्यू मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। हमारे पास नेटवर्क या टीम वर्क या क्रिएशन ऑफ प्रोसेसेस के लिए एक ईज हो गई है। क्योंकि आज की डेट में अगर मुझे मेटावर्स पे जाके कोई टीम मीटिंग करनी है या कोई प्रोसेस जनरेट करना है, मेरे को सिर्फ एक लिंक शेयर करना है एंड एवरीवन विल बी देयर। तो वो अपने एवेटार्स को लेके वहां पहुंच जाएंगे फिजिकली। उसके अलावा हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मेटावर्स के आने से वो दुनिया चेंज कैसे होगी? सो हमारा टाइम बचेगा, हम अपनी कॉस्टिंग बचाएंगे, हम बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ एक जीवन जी सकते हैं। वी हैव अ प्लेटफॉर्म टू मेनी बिजनेसेस। अगर मुझे आज गुच्ची के स्टोर में जाना है, लुई विटॉन जाना है, मुझे बैलेंसियागा जाना है, और उसके बाद हो सकता है मुझे अपने ऑफिस भी जाना है, तो अगर वो सारी चीजें एक ही जगह पर है तो मेरे लिए वो सारे बिजनेसेस का एक ही प्लेटफॉर्म बन जाता है। मुझे कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। अगर मैं आज फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटे शहर में रह रहे हैं, लेकिन मुझे वो सारी चीजें चाहिए जो बड़े शहर के लोगों को मिलती है, सारे ब्रांड्स, वो सारी बड़ी बड़ी मॉल्स या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जिसकी वजह से मैं एक ही जगह पे सीमित हूँ, वो खत्म हो जाएगी मेटावर्स में। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अगर यहाँ एक छोटे देश में भी बैठी हूँ तो भी मैं वो चीज एक्सेस कर सकती हूँ। आप अगर न्यूयॉर्क में भी बैठे हैं तो भी वही चीज एक्सेस कर सकते हैं। तो जो बाउंड्रीज है वो खत्म हो जाएंगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा। हम एक डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजर्स बन जाएंगे। हम ब्लॉकचेन बेस्ड ऑपरेशंस को यूज करेंगे जो वैसे भी बहुत सिक्योर है। तो हमने अभी तक ये सीखा कि मेटावर्स क्या है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या लेना देना है, मेटावर्स की हमें जरूरत क्या है, और जिस चीज पे या जिस एसेट पे हम अपना पैसा लगा रहे हैं वो किस किस जगह पर यूज होगा। नाउ क्या ये सच है? क्या हम सच में इसको यूज कर रहे हैं? तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं होगा। एग्जाम्पल्स बहुत है। I have more than 1,000 examples to tell you where it is being used. लेकिन अगर किसी एयरपोर्ट का टर्मिनल भी मेटावर्स पे है
तो उससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। सो बैंगलोर का एयरपोर्ट टर्मिनल 2 इज नाउ ऑन मेटावर्स। सो टर्मिनल 2 पे आप अपनी सारी जितनी फंक्शनैलिटीज है वो डायरेक्टली मेटावर्स के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो आपकी शॉपिंग है, चाहे वो आपका चेक इन है, चाहे कुछ भी। तो बेसिकली मेटावर्स इज द न्यू रियलिटी। वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी वेरी वेल, क्योंकि आज अगर एयरपोर्ट्स ने इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है और हमें पता भी ना हो कि हम इतना इजीली इसको यूज कैसे कर सकते हैं, एंड वी स्टिल सिट देयर, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है कि हम फ्यूचर में इसको एक्सेप्ट कैसे करें। उसके अलावा हमारे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वियर गियर, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया भी होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा। तो ये जो डिवाइस है ये बहुत सारे ब्रांड्स की आती है। सबसे पहले बेटा की आई, ऑक्यूलस की आई, तो बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और अब एप्पल ने भी इसको रिलीज करने की डेट दे दी। ये थोड़े दिन पहले की ही न्यूज है। अगर एप्पल भी ऐसी चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्योंकि मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पीक पर है, और अगर आज इस डिवाइस का इतना यूज है कि इतने बड़े ब्रांड ने भी इस पर्टिकुलर डिवाइस को बनाने की और रिलीज करने की सोची है, तो इसका मतलब हम उस टाइम में बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं जहां दिस विल बी अ नेसेसिटी। जैसे जब मोबाइल फोन्स आए थे तो वो एक लग्जरी थी। अगर 10-12 लोगों का एक गांव है तो उसमें एक घर में, 2 घर में, और आज एक एक इंसान के पास 3-3 4-4 फोन होते हैं। तो ये डिवाइस भी ऐसे ही होगा। आज ये लग्जरी है, हो सकता है 3-4 घरों में एक, लेकिन काफी अगर हम थोड़ा आगे चल के देखें फ्यूचर में, तो दिस विल बी अ नेसेसिटी। घर के हर मेंबर के पास एक वीआर गियर होगा ताकि वो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से मिल सके, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके, ऑफिस जाने के लिए So it's good for us to realize कि हमें अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है। हम जो पैसा जिस एसेट पे लगा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे लगा रहे हैं, वो बहुत जल्द हमारी जो एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में दिखाने वाली है। अब मैं एग्जैक्ट टॉपिक पर आती हूँ कि हमारा जो वर्चुअल रियल एस्टेट एनएफटी का टॉपिक है, इसमें एक बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी और दूर भी करूंगी। सो ये soilworks.com का ही एक स्क्रीनशॉट है। तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि रियल एस्टेट और एनएफटीज कैसे साइड बाय साइड जाती है। तो मेरे साथ आप ये सेकेंड लाइन पढ़िए। एवरी ट्रांजैक्शन इज सिक्योरली रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन एंड ऑल एनएफटीज आर सेंट परचेज अ पीस ऑफ वर्चुअल रियल एस्टेट। बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि जो हम एनएफटीज आज खरीद रहे हैं, कोई $100 में, कोई 1000 में, कोई $10,000 में, कोई $50,000 में, तो ये जो आपकी एनएफटीज हैं ये प्लॉट्स नहीं है। जिनको लगता है कि इसमें पैसा लेने से, लगाने से उनको प्लॉट मिल गए, ये प्लॉट नहीं मिले हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी जिस जो मीडियम बनेगा वो प्लॉट खरीदने। अगर आज मैं VR डिवाइस देखूंगा कि मेरे बस ही आज मैं बोल रही हूँ कि 3 महीने बाद मेरी VR डिवाइस तैयार हो जाएगी, लेकिन आज आप मुझसे पर्ची ले लो कि आप इससे उसको खरीद सकते हो, मैं आपको बुकिंग दे दूँ। तो मैंने वो 10 बुकिंग उन लोगों को बांट दी। अब वो खरीदने वाले जो लोग हैं, जब वो मेरा प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हो गया कि जो मेरे 10 VR गियर है, जो उस टाइम पे 100 की मैंने पर्ची बांटी, आज वो 1-1 हजार या 10-10 हजार की हो गई है, तो उसको हर बंदा खरीदेगा। लेकिन बुकिंग किसके पास है? केवल उन 10 लोगों के पास। तो उनकी बुकिंग जो उस टाइम 100 रुपए की थी, वो भी आज बढ़ जाएगी, क्योंकि हर दूसरा इंसान आज उस पर्टिकुलर VR गियर के लिए 10,000 रुपए देने को तैयार है। लेकिन जब मैंने वो बुकिंग 100 रुपए की ली थी, क्या वो 100 की रह जाएगी? वो बुकिंग भी बढ़कर उतनी ही अमाउंट से बढ़ जाएगी, क्योंकि
मेरी जो परचेजिंग पावर है वो डे 1 की है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आज हमें जो एनएफटी मिली है इस पे हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है जितने हम पैसे लगाएंगे उतने का, इक्विवेलेंट टू आवर इन्वेस्टमेंट। और इसका लॉजिक क्या है कि तो आपको एक के साथ एक एनएफटी, अगर 2 एनएफटीज मिल रही है तो कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि सॉरी, कि जो प्लॉट है वो तो हमें मिला नहीं, प्लॉट महंगा हो जाएगा, हमने $100 के एनएफटी की पर्ची ले ली, ये हमें $200 की, $200 हम लेके घर बैठ जाएंगे लेकिन हमें प्लॉट नहीं। तो मैं उन लोगों के लिए क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आज मैं आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के इक्विवेलेंट एमएसपी दे रही हूँ तो मैं ऐसा ऑफर आपको तभी दूंगी कि मुझे पता है कि मुझे इसके बदले और ज्यादा मिलेगा। या मैं आपको ऐसे दे दूंगी कि 18 महीने बाद मुझे अपनी जेब से उतना ही देना पड़ेगा जितना आप दे रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस तब सक्सेसफुल होगा अगर उसने जो देना है उससे ज्यादा उसका लेने वाला है। तो आज आपकी एनएफटी $100 की अगर कल $1000 होगी तो मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ कि सर अगर आप $1000 को निकाल के प्लॉट लेना चाहते हैं प्लॉट ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप मुझसे 200 ले लीजिए और अपनी एनएफटी मुझे दे दीजिए। और तब वो लोग जो एमएसपी लेंगे, जो उतने में सेटल करेंगे बिकॉज टाइम कम था या उनकी ग्रोथ उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करी, तब जो पैसा बनाएगा वो प्रोजेक्ट बनाएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने करा क्या, हमने आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जिससे कल आप प्लॉट खरीद सकते हो। आज हम अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट करना स्टार्ट कर देंगे। कल जब वो सुपर हिट हो जाएगा, एक एक प्लॉट 10-10 गुना के रेट पर या 1000 गुना के रेट पर बिकेगा, तो आपको क्या लगता है कि जो चीज आज आपको $100 में बिके वो $100 ही रहेगी? कल अगर जिस इंसान के पास वो एनएफटी नहीं है, सिर्फ जिसके थ्रू वो प्लॉट मिलेगा, उस एनएफटी को खरीदने के लिए वो बंदा आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा कि आप कितने में बेचना चाहते हो। तो अगर $10,000 का प्लॉट बिक रहा है तो आप उसको 9,500 का भी बेचोगे तो वो बिकेगा, और अगर नहीं बिकेगा तो प्रोजेक्ट आपको आपकी अमाउंट के इक्विवेलेंट एमएसपी देके आपसे एनएफटी ले लेगा। तो प्रोजेक्ट के लिए भी विन विन है और आपके लिए भी विन विन है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि एनएफटी हमारा प्लॉट है वो भी गलत है। एनएफटी प्लॉट नहीं है, एनएफटी वो टिकट है जिससे आपको प्लॉट मिलेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एनएफटी कभी ग्रो नहीं करेगी, हमें डबल पर सेटल करना पड़ेगा इक्विवेलेंट एमएसपी पे, ये भी गलत है। एनएफटी 100% ग्रो करेगी क्योंकि एनएफटी ही एक जरिया है जिससे वो प्लॉट मिलेगा, और अगर वो प्लॉट इतना हिट है जिसको आप खरीदोगे ही खरीदोगे, या आप नहीं तो कोई और, तो वो आपसे वो जरिया भी खरीदेगा जिससे उस प्लॉट तक जिससे उसको वो प्लॉट मिलेगा। सो आई होप आई एम क्लियर, और ये चीज आप लोगों को बहुत क्लियर हो गई होगी जो मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती थी कि एनएफटी प्लॉट नहीं है, एनएफटी एक जरिया है प्लॉट खरीदने का, और एनएफटी की ग्रोथ इनएविटेबल है, वो होनी ही है। अगर वो प्लॉट बढ़ेगा तो एनएफटी साथ ही साथ बढ़ेगी। चलिए, तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम द सॉइल वर्ड्स है, और ये एक यूनिक वर्चुअल यूनिवर्स है जहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्सल्स मिलेंगे। इसके बारे में हम मोस्टली सारी बातें जानते हैं कि ये एक रियल एस्टेट की तरह एक्ट करने वाला है। अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं thesoilverse.com, तो हमें वहां पर इसकी मार्केट प्लेस दिखेगी जिसमें 6 टाइप्स की एनएफटीज हैं। आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो वी हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है 20 साल से भी ज्यादा का, और वो एविडेंटली यू कैन सी इन द प्रोजेक्ट कि जिस तरीके की टाइमलाइन दी गई है, जिस तरीके की डिजाइनिंग दी गई है, जिस तरीके से वेबसाइट अप एंड रनिंग है, तो वो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि दिस, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है, ERC 721 प्रोटोकॉल यूज कर रही है, और इसका नाम है द सॉइलवर्स। अब हमारे जो टोटल पार्सल्स हैं, टोटल प्लॉट्स हैं, वो है 5 लाख पार्सल्स, राइट। तो उनकी साइजेस और वैल्यूएशन दे रखी है। तो अभी मैं आप लोगों को एक इंडस्ट्री कंपैरिजन करना चाहूंगी। तो लेफ्ट साइड पे जो बॉक्स है वहां आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं और उनके कितने कितने पार्सल्स हैं। तो सैंड बॉक्स इज दी ओनली वन जिसके 1,66,464 पार्सल्स हैं, और ये मैक्सिमम है बाकी मेटावर्सेस के कंपैरिजन में। लेकिन द सॉइलवर्स इज द ओनली प्रोजेक्ट जिसके जो पार्सल्स है, नंबर ऑफ पार्सल्स, वो द टॉप मोस्ट से भी 4 गुना ज्यादा है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतने सारे पार्सल्स हैं, यानी कि हमारा जो एक्टिव यूजर है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मेनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। तो अगर हमारा एक्टिव यूजर ज्यादा है तो हमें प्लॉट्स भी ज्यादा चाहिए, हमारे प्लॉट्स का साइज भी ज्यादा है, और हमने देखा कि हमारी जो वैल्यूएशन है वो $15 से स्टार्ट होगी। तो अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन सिर्फ टीएसवी और डिसेंट्रल लैंड में करूं, तो जिस डिसेंट्रल लैंड के सिर्फ 90,601 पार्सल के बाद भी आज वहां पर हर ब्रांड का ऑफिस है, जिसके डेली एक्टिव यूजर्स 18,000 होने के बाद भी उसकी वैल्यूएशन जो है 250 गुना बढ़ गई। तो क्या ज्यादा पार्सल होने से और 7 गुना ज्यादा एक्टिव यूजर बेस होने से हम सिर्फ 1750 गुना ग्रोथ नहीं कर सकते? और ये कितने टाइम पीरियड की बात है? केवल 1.25 साल। और अगर हम इसको 36 महीने दे दे तो 1750 इज जस्ट द मिनिमम नंबर, और 1750 ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। तो दिस इज 1750 टाइम्स ₹1 ₹1750 बनाना। सो दिस इज अ बिग 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 इंडस्ट्री कंपैरिजन। और ये जितनी भी हमारी जो बड़ी कंपनीज होती है ना, इनकी जो फोरकास्टिंग है या फाइनेंशियल है या कंपैरेटिव एनालिसिस है, वो सब कंपेयर करने के बाद ही डिसाइड होते हैं कि मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो आपके सिमिलर बिजनेसेस हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, और उनके कंपैरिजन में आपके पास क्या डिफरेंट है। तो अगर आज हमारे पास ये डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो ग्रोथ के चांसेस है वो बहुत ज्यादा, और हमारे पास यहाँ अश्योरेंस है इक्विवेलेंट अमाउंट की, जबकि बाकी जगह पे कोई अश्योरिटी नहीं होती। प्लस आज की डेट में हम जितना स्टेक कर रहे हैं उसको हम हाईली लिक्विड एसेट यूएसडीटी में विड्रॉ कर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो पहले हम राइट साइड पे जाएंगे कि अगर हम एनएफटी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 18 महीने है चाहे वो 36 महीने है, तो हमारे पास जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी। सो लेट्स से हम $100 से स्टार्ट करते हैं, तो हमें वन टाइम $100 लगाना है, पर मंथ हमें कुछ नहीं देना अपनी पॉकेट से। अगर हम 18 महीने में लगाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना हर महीने ना कलेक्टिवली। अगर हम 36 महीने में अपना $100 लगाते हैं तो हर महीने हमें $3 मिलेंगे, यानी कि 3 साल के बाद $108। और मेच्योरिटी पे दोनों ही केसेस पे हमें $200 मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर वो मार्केट प्राइस से कम होता है प्राइस। तो अगर हम 3 साल की बात करें या 36 महीने की बात करें, तो 36 महीने में हमें $308 की रिटर्न तो गारंटीड है $100 इन्वेस्ट करने से। प्लस अगर हम लेफ्ट साइड पे आए तो हमें 5% रेफरल बोनस, 12.5% तक नेटवर्क बोनस, यानी तो दोनों का टोटल करें तो 17.5% तक की तो यही आ सकती है इन्वेस्टेड अमाउंट पे। हमारे पास $200 से $5,000 तक के अप्रेजल्स है, पैसिव बोनस है, और लाइफ टाइम रिवॉर्ड अप टू $75,000। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल सेट किया कि अगर हम एक एएसएल या एरिया सेल्स मैनेजर की रेजिग्नेशन पर है, हमारे नीचे कोई भी आईडी लगेगी तो हमें $9 रेफरल और नेटवर्क के आते हैं, $200 का अप्रेजल, 0.15% की पैसिव बोनस, और लाइफ टाइम में रिवॉर्ड्स, क्योंकि 22,400 टोटल फंड तो हम लगाते ही हैं, तो $750 की हमें लाइफ टाइम रिवॉर्ड मिलती है। तो मिनिमम 959 का तो हमारे पास यहाँ भी प्रॉफिट है। और इन सारी केस में हमारी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ $100 है। तो अगर $100 लगाकर 12 गुना रिटर्न गारंटीड ही है सिर्फ थोड़े से एफर्ट से, तो 12 गुना तो यही है, और इसमें हमने ग्रोथ को इंक्लूड नहीं किया। अगर कल को इस पर्टिकुलर एसेट में 1 नहीं 2 नहीं 10 गुना 20 गुना कितने गुना भी अगर ग्रोथ आती है तो 12 गुना पे तो हम आज भी है। और यही अगर 100 की जगह $1,000 हो तो उतना ही 12 टाइम ज्यादा होगा। तो हमारा जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छे से प्लान करना, उसको स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन करना कि वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे, और एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को अचीव करने से अगर हम इतना कमा सकते हैं, इतनी अर्निंग्स को सिक्योर कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस विन विन सिचुएशन में हम कोई और एसेट में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। हमारा जो एसेट है वो इस टाइम मार्केट में एज अ फायर एक्ट कर रहा है, क्योंकि हर इंडस्ट्री उसको यूज करने के लिए क्रेजी है। इसमें हमें विन विन सिचुएशन मिल रही है क्योंकि लॉस हमारा किसी भी एंगल से नहीं है। ये ऐसा एसेट ही नहीं है
में हम लॉस में जा सके, जितनी उसकी अमाउंट हमने इन्वेस्ट करी है वो तो इंटैक्ट रहेगी ही रहेगी, प्लस हमें एमएसपी मिल रही है, प्लस अगर हम थोड़ी वर्किंग करते हैं तो हमारी मिनिमम गारंटी इतनी इन्वेस्टमेंट तो है ही है। और ये आपको कोई इंसान नहीं देता है, ये आपका सिस्टम जनरेटेड है जो आपके वॉलेट्स में या आपके अकाउंट्स में इमीडिएट इफेक्ट के साथ लैंड कर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि एफर्ट हमारा है, कोशिश हमारी है, अंडरस्टैंडिंग हमारी है, और अगर इतनी क्लैरिटी के साथ वी कैन एक्सप्लेन द सेम थिंग टू अदर्स तो ये हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकती है। आई थिंक इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड टुडे सेशन। मैं इसको छोटा इसलिए रख रही हूँ ताकि जितना हमने सुना, जितना हमने आज डिस्कस किया वो हमें समझ में आए और हम उसको जान सकें। So I am really thankful to all of you for coming and giving your time. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एंड तक आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना और समझने की कोशिश की, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमने आज डिस्कस किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो we will continue with all these presentations very well, very frequently. और जैसे आज थर्सडे है तो आप लोगों को कल शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर being so wonderful. Thank you so much, everyone.